अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्तनत उस्मानिया कैसे कायम हुई और ये सल्तनत कैसे ख़त्म हो गई। आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में सल्तनत उस्मानिया का एक अलग ही नाम है, क्योंकि ये सल्तनत ऐसी थी जिसने लोगों के दिलों पर राज किया। और ये जो है ना, ऐसी सल्तनत थी जो 3 महाद्वीप पर फैली हुई थी। एक तो एशिया, दूसरा यूरोप और तीसरा अफ्रीका। और ये कब कायम हुई? आप लोगों ने अर्तगल गाजी सीरियल देखा होगा ज़रूर। तो अर्तगल गाजी में आपने देखा होगा कि अर्तगल गाजी का जो कबीला था, तो वो जो कबीला था ना, वो अनातोलिया के इलाके में रहता था और खाना बदोशी की ज़िंदगी ये कबीला गुजारता था। यानी जहाँ पर रहने के लायक जगह मिली, जहाँ पर पानी नज़र आया, वहीं पर पड़ाव डाला और रहना शुरू कर दिया। और ये जो टाइम था अर्तगल गाजी का, ये 1200 के करीब का टाइम था, 1200 का, ठीक है। और इस टाइम में जो सल्जूकी सल्तनत थी वो ख़त्म होने की कगार पर थी। और मंगोल जो थे, यानी मंगोल चंगेज़ खान, इनकी हुकूमत आगे बढ़ रही थी। तो जब उस्मान गाजी अपने वालिद साहब की वफ़ात के बाद इस कबीले के, काई कबीला इनका नाम था, इनके कबीले का, तो जब ये सरदार बनाए गए तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि सल्जूक सल्तनत का साथ दिया जाए। और ये सल्जूक सल्तनत का साथ देने के लिए सल्जूकी जो बादशाह थे अलाउद्दीन, सुल्तान अलाउद्दीन, उनके पास मुलाकात करने के लिए एक मरतबा ये जा रहे थे अपने कबीले के कुछ लोगों के साथ। तो रास्ते में इन्होंने देखा कि 2 गिरोह आपस में लड़ रहे हैं और एक गिरोह जो है वो मजबूत है और जो कमज़ोर गिरोह है वो कमज़ोर है, वो हारने वाला है। तो जब इन्होंने इन 2 गिरोह को लड़ते हुए देखा तो इन्होंने सोचा किसका साथ दिया जाए। तो इन्होंने अपने साथियों के साथ कमज़ोर गिरोह जो था ना उसका साथ दिया। और जब कमज़ोर गिरोह के साथ ये लोग मिल गए तो जो ग्रुप हारने वाला था वो फातेह हो गया। बाद में पता चला कि वो सल्जूकी सल्तनत के लोग थे जिनसे मुलाकात करने के लिए अर्तगल गाजी जा रहे थे, क्योंकि अर्तगल गाजी को मुसलमानों की तादाद बढ़ानी थी, मुसलमानों की ताकत बढ़ानी थी, क्योंकि मंगोल हावी हो रहे थे और सल्जूकी सल्तनत जो है वो कमज़ोर हो रही थी और मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। जैसे कबीले अलग अलग रहकर जो है ज़िंदगी गुजारा करते थे, जिसमें से एक काई कबीला भी था जो बड़ा ताकतवर था, लेकिन मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं था और मुसलमानों की कोई ताकत नहीं थी। फिर जब पता चला अर्तगल गाजी को ये तो सल्जूकी सल्तनत का गिरोह था, तो फिर अर्तगल गाजी को अलाउद्दीन ने इनाम से नवाजा और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी, है ना, और उनको सरदार आला बनाया गया। अर्तगल गाजी हमेशा सल्जूकी सल्तनत के वफादार रहे। समझ रहे हो बात को? अर्तगल गाजी की वफात के बाद उनके जो बेटे थे उस्मान गाजी, तो उस्मान गाजी ने फिर जिम्मेदारी संभाली। लेकिन उस टाइम तक जो सल्जूकी सल्तनत थी वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। और उस्मान गाजी ने फिर जो है ना, जिन इलाकों पर उस्मान गाजी का कब्ज़ा था, तो उस्मान गाजी ने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद डाली और उन्होंने ऐलान किया कि अब मेरी हुकूमत, यानी उस्मानी सल्तनत जो है वो हमारी अपनी अलग है। सल्जूकी सल्तनत को जब पता चला तो वो क्या कर सकते थे, क्योंकि वो खुद अपनी लड़ाइयों में उलझे हुए थे। इस तरह से उस्मानी सल्तनत की जो है बुनियाद पड़ी 1300 में। उस्मानी सल्तनत की जब बुनियाद पड़ी तो फिर उस्मान गाजी ने धीरे धीरे जो है ना वो फतह करना शुरू की और रूम के कुछ इलाकों को फतह किया जहाँ पर रूमी हुकूमत थी, और मंगोली जो हुकूमत थी उनके इलाकों को कुछ फतह किया। इसी तरह से बाज़ंतीनी इलाकों को फतह किया और इस तरह से उनका जो है ना हुकूमत का दायरा बढ़ता चला गया। उस्मान गाजी के नाम पर ही ऑटोमन एम्पायर को जो कहा जाता है ना, तो वो उस्मान गाजी के नाम पर ही कहा जाता है, सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया। और ये खिलाफत उस्मानिया इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी पावरफुल थी कि आप ये समझ लो कि जब ये खिलाफत ख़त्म हुई ना, तो तकरीबन 40-45 मुल्क बने इस खिलाफत के ख़ात्मे के बाद। और ये सबसे पावरफुल खिलाफत रही अपने ज़माने की। और ये क्यों पावरफुल रही? क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी हुकूमतें हैं, बहुत सारी सल्तनतें रही हैं, जैसे मंगोलों की सल्तनत। लेकिन मंगोल जहाँ से गुजरते थे वहाँ से खून खराबा करते हुए गुजरते थे।
मुगलों की भी सल्तनत हमारे इंडिया में रही है, लेकिन वो जो है ना इतने लंबे टाइम तक इतनी मजबूती के साथ, इतने पावरफुल तरीके से, इंसाफ के साथ नहीं चल पाई है। उस्मानी जो सल्तनत थी, इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये अल्लाह की रजा के लिए काम करती थी और ये इंसाफ और हक की बात करती थी। और फिर उस्मान गाजी की कुर्बानियों के बदौलत इसका क़याम वजूद में आया था। फिर कुछ इस तरह से हुआ कि उस्मान गाजी ने जब सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी तो उनकी ये जो हुकूमत है वो बढ़ती चली गई और इस्तांबुल सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह खान ने, जो सल्तनत उस्मानिया के उस्मान सानी थे, उन्होंने जो है ना इस्तांबुल को फ़तह करके बाज़ंतीनियों का जो आखिरी गढ़ इस्तांबुल कहा जाता था, इसको फ़तह कर लिया। और इस तरह से फिर उस्मानी सल्तनत तकरीबन 1500 में जो है ना पूरी मजबूती के साथ वजूद में आ गई और ये तकरीबन 1700 साढ़े 1700 तक जो है ना बहुत ज़बरदस्त चली, बहुत ज़बरदस्त। और 1918 में और इसका ख़ात्मा हो गया। 1922 में तकरीबन इस पर बैन लग गया। तो अर्तगल गाजी के बेटे उस्मान गाजी से सल्तनत उस्मानिया वजूद में आई और ये तकरीबन 600 साल सल्तनत रही। अब ये ख़त्म कैसे हुई, तो इसकी कहानी भी सुनो आप, कि आप लोगों को पता है भाई, हम लोग हैं, हमारी औलाद में से हमारी औलाद, ज़रूरी नहीं है कि सारी औलादें हमारी काबिल निकले। हमारी औलाद हो सकता है काबिल नहीं निकले, लेकिन हमारी औलाद की औलाद काबिल ना निकले। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि सल्तनत उस्मानिया का जो दौर है ना वो तकरीबन 1750 या 1800 से जो है ना वो ज़वाल का दौर शुरू हो गया और इंतज़ाम बहुत ख़राब हो गया। किसी भी चीज़ को मजबूत करने वाली जो चीज़ होती है ना वो उसका इंतज़ाम होता है कि हमारा इंतज़ाम कैसा है। आप कोई प्रोग्राम भी करते हो छोटा सा, तो अगर उसका इंतज़ाम अच्छा है तो प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा, और अगर उसका इंतज़ाम अच्छा नहीं होगा तो फिर वो प्रोग्राम आपका बेकार हो जाएगा। कुछ यही हुआ। जो आखिरी दौर है उस्मानी सल्तनत का 1700 का, वहाँ से इसका ज़वाल शुरू हुआ। इसका ज़वाल शुरू कैसे हुआ कि जो इसका इंतज़ाम था वो ख़राब हो गया, इंतज़ामी सूरत ख़राब हो गई और माईशत ख़राब हो गई, जिससे क्या हुआ कि चूँकि इनकी हुकूमत बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी तो लोगों में जो है ना फिर वो बगावत शुरू हो गई और जो एशिया, यूरोप और जो अफ्रीका, इनमें लोगों ने अलग अलग मुल्क करने का मुतालबा किया। भाई हमारा मुल्क होना चाहिए। जैसे ग्रीस है तो ग्रीस के लोगों ने कहा भाई हमारा अलग मुल्क होना चाहिए। लोगों ने फिर इस तरह से, जब इंतज़ाम ख़राब होता है तो फिर ज़ाहिर है नफ्स नफ्सी का आलम हो जाता है। तो जब इंतज़ाम ख़राब हुआ तो फिर वहाँ लोगों ने ये कहना शुरू किया कि हमें आज़ाद किया जाए और हमारा एक अलग मुल्क होना चाहिए। तो फिर 1918 में जो है तकरीबन सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हो गया और 1922 में जो है ना इस पर बैन लग गया। और इस तरह से उस्मान एम्पायर की जो सल्तनत थी वो तकरीबन 650 साल हुकूमत करने के बाद ख़त्म हो गई। और जब ये उस्मानी सल्तनत ख़त्म हुई ना तो आप अंदाज़ा करो कि इतने बड़े एरिए पे ये हुकूमत फैली हुई थी, जिसकी वजह से जब ये हुकूमत ख़त्म हुई तो 42 मुल्क जो है ना इस हुकूमत से निकले, जिसमें से ग्रीस है, ईरान है, इराक़ है, इतने मुल्क इस हुकूमत से निकले। तो इस तरह से फिर ऑटोमन एम्पायर का ज़माना ख़त्म हुआ और तुर्की भी वजूद में आया। तुर्की के लोगों ने कहा कि भाई हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि जब हुकूमतें ख़त्म होती हैं तो फिर मुल्क में से मुल्क निकलते हैं। तो इस तरह से इसका ख़ात्मा हुआ 650 साल के बाद। और आज भी ये इस्लामी तारीख़ का बड़ा सुनहरा बाब है और बड़ी ख़ूबसूरत ये हुकूमत थी। तो ये कुछ हिस्ट्री थी जो मैंने आप लोगों को बताई उस्मानी सल्तनत की। और उस्मान, इसको ऑटोमन एम्पायर इसलिए कहा जाता है, असल इसका नाम तो उस्मान एम्पायर था। फिर जो लोग सानी बोल पाते तो उन्होंने कहना शुरू किया उस्मान एम्पायर, फिर उसके बाद ऑटोमन एम्पायर हो गया। तो ये पूरी हिस्ट्री थी जो मैंने आप लोगों को बताई। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।